क्या हालचाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हर साल आता है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इस क्वेश्चन को बच्चे करते ही नहीं हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये टॉपिक इजी लगता है और बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, मतलब और फिर पेपर में है ना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेपर में बना बना के लिख लेंगे, फिर पेपर में उनकी हालत टाइट हो जाती है। और वो टॉपिक है नेपोलियन सिविल कोड। देखो, इसके टोटल 7 फीचर्स हैं, लेकिन नेपोलियन चाचा ने 7 अच्छे काम करे थे, अप्रोक्स उससे ज़्यादा ही करे होंगे, लेकिन तब भी बच्चे इसको छोड़ पढ़ के ही नहीं जाते हैं। भाई देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, फेडरलिज्म के फीचर्स हो गया, और फिर नेपोलियन चच्चा के फीचर्स हो गए। ये जो चीज़ है ना, ये हर साल पेपर में आ जाती है, ये मतलब बहुत कॉमन है और ये चीज़ इजी होती है, इसलिए इसको मत छोड़ के जाना। तो बेसिकली नेपोलियन चच्चा के फीचर्स क्या हैं कि इनने क्या करा था। सबसे पहला तो इनने प्रेवलेंस बेस्ड ऑफ बर्थ मार्क को रिमूव कर दिया था, यानी कि वही है कि धर्म, वो कह सकते हैं कि जन के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि हर एक बंदे को इक्वालिटी देंगी। फिर एक फ्यूडल सिस्टम होता था पहले, उसको भी कह सकते हैं बंद कर दिया। फिर इन्हें क्या किया था कि इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया था, कि पहले के टाइम पे ये होता था कि ज़मीन किसी की है, लेकिन फिर दूसरे लोग उस पर कब्जा, मतलब वो कह सकते हैं कि उनके पास वो राइट नहीं होते थे, मतलब कोई भी उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता। जो बड़े लोग होते थे, जो चर्च वगैरह के लोग होते थे, वो कहते थे कि ये ज़मीन हम चर्च के तौर पे रख रहे हैं, तो उससे बचने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को लाया था। फिर इन्हें क्या किया था, इनने टैक्स वगैरह को भी कम कर दिया था, इनने स्टैंडर्ड मेजरमेंट लाई थी। फिर इन्हें कस्टम ड्यूटीज़ को, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया था। फिर इनने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया था, और इनने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इंप्रूव करे थे। मतलब ये फीचर्स तुम्हें याद ही होंगे, ठीक है। ये फीचर्स याद कर लेना, पेपर में आ जाता है, मेमोनिक भी है परफेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो इजी रहती है। ये मतलब आंखें बंद करोगे ना तो भी 3-4 फीचर्स तो वैसे ही याद हो जाएंगे तुम्हें, अगर पढ़ते रहोगे। रटोगे नहीं, अगर बस पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। और नेपोलियन चाचा ने कुछ बुरी चीज़ें भी करी थी। सबसे पहला तो पॉलिटिक्स को फेंक दिया था। दूसरा है कि देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नेपोलियन चाचा के जो अच्छे काम थे ना, 7 अच्छे काम थे, तो सारे लोग उनसे इम्प्रेस हो गए थे। लोग उनको हार्बिंडर ऑफ लिबर्टी कहते थे। लोग कहते थे हमारे देश में आओ नेपोलियन भैया, हमको भी आज़ाद करो। तो ये देख के नेपोलियन चाचा दूसरे देश के राजाओं से भिड़ने चले जाते थे। अब तुम तो खुद ही बताओ, अब अगर तुम अकेले जाओगे राजाओं से भिगड़ोगे तो राजाओं के 4 बंदे तो तुम्हें पीट के भगा देंगे। इसलिए नेपोलियन चाचा अपनी आर्मी के साथ आते थे, और उनकी आर्मी कौन होती थी। अब देखो, नेपोलियन के पास क्या थी, लिमिटेड आर्मी थी, जो कि जंग में वैसी कम हो रही थी कि एक जंग में इतने लोग मारे गए, दूसरी जंग में इतने। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में डालते थे। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये सॉरी यार, ये कलर का ही नहीं आ रहा, हाँ, फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे। इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। अब आर्मी को पालेंगे तो इन्हें ना टैक्स वगैरह भी जनता से लेना पड़ेगा। भाई आर्मी को पाल रहे हैं तो उसके खर्चे हो गए, हथियार हो गए, उनका खाना पीना हो गया, तो इसलिए इनने टैक्स बढ़ा दिया ताकि इनको पैसे मिल सकें। और फिर इन्हें क्या किया, सेंसरशिप लगा दी थी, ठीक है, कि कोई भी नेपोलियन चच्चा के खिलाफ कोई फालतू चीज़ नहीं छाप सकता। जिससे नेपोलियन चाचा अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जनता को क्या ही पता चल रहा है, ठीक है। तो यही छोटा सा क्वेश्चन था, इसको स्किप मत करना, बहुत काम का है। और फिर बात करें ये क्या हो रहा है, छोड़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोमांटिनिज्म। अब देखो, ये वर्ड सुन के मन में क्या याद आ रहा है। हाँ, तुम्हारी सोच है बहुत हटकी। मतलब रोमांटिनिज्म वर्ड को, इसमें क्या कह रहे हैं, रोमांटिनिज्म है क्या, ये एक कल्चरल मूवमेंट है। यानी कि जहाँ पे लोग है ना साइंस का यूज़ कर रहे थे, लोग नेशनलिज्म के लिए वेपन्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो रोमांटिक पर्सन थे ना, उनका ये मानना था कि देश की आज़ादी, देश को नेशनलिज्म कल्चर से मिलेगा। हाँ, कह सकते हैं कि उसकी फोल्क फोल्क स्टोरी से मिलेगा, उसकी ओथ से, उसके रिदम, इसके हिम्स से मिलेगा। मतलब समझ पा रहे हो।
उसकी लैंग्वेज से मिलेगा। मतलब वो एक तरह से उन अपने ट्रेडिशन को बताते थे, रोमांटिक पर्सन जो थे। तो मैं दो बंदों के नाम याद करना है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, क्या नाम है, और दूसरा है करोल कुरपिंकी, सॉरी, करोल कुर्सपिंस्की। आई डोंट नो, आई डोंट नो नाम कैसे आया, करोल बजाय का करोल आ गया और पिंकी का पिंक्स की। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तो ये लोग थे कुछ दो बड़े महान लोग थे, तो इनके भी नाम याद कर लेना। अब हम बात करते हैं एक बढ़िया चीज़ के बारे में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों से होता ही नहीं है। इसमें बोल रहे हैं हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि जो मिड 18th सेंचुरी थी ना, उसमें यूरोपियंस ने है ना कह सकते हैं कि यूरोपियंस बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि यूरोपियंस ने मिड 18 में क्या क्या हुआ था यूरोप में, यूरोपियंस के साथ क्या हुआ था। तो तुम्हें पता है कि मिड 18 से पहले यूरोपियंस का नाम ही नहीं था। बाद में जाके कह सकते हैं हैम्सबर्ग एम्पायर आई थी, उसने रूल किया था ऑस्ट्रिया हंगरी को, और है ना वहाँ पे डिफरेंट लोग आए थे। फिर क्या हुआ था कि 1821 में तुम्हें पता है ग्रीक वॉर ऑफ वो आई थी, इंडिपेंडेंस लड़ी थी, कहाँ से, ग्रीस से लड़ी थी। एक बंदे का तो नाम याद भी होगा, लॉर्ड बायरन, जो कि फीवर के कारण मर गए। मैं तो ये देख के शौक हो गया कि है बुखार के कारण कोई मर भी सकता है। तब मुझे याद है, हाँ उस टाइम पे पैरासीटामोल तो होती नहीं थी। तो बस ये इस आंसर में यही सब लिखा हुआ है। ये इसको, ये जो तुम पढ़ोगे ना, द मेकिंग ऑफ यूरोप वाला टॉपिक, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी में है। ठीक है, उस पैराग्राफ को पढ़ लेना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें अच्छे से। तो अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? पेपर में बहुत फेवरेट है, एनसीईआरटी वालों का तो बहुत फेवरेट है ये, मतलब सीबीएसई वालों का, कि लिबरलिज्म क्या है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो स्टार्टिंग में तो तुम ऐसे लिखोगे कि लिबर इज अ लिबर स्टैंड इन लिबरलिज्म, लिबर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन इज फ्री, यानी कि मीन्स लिबरल पीपल्स ऑलवेज वांट्स फ्रीडम। उसके बाद तुम इसके पॉइंट्स लिखोगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड मोनार्की होनी चाहिए, यहाँ पे है ना फ्यूडल सिस्टम का एबोलिशन होना चाहिए, और वही जन्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर वो इक्वालिटी बिफोर लॉ लाते थे। और उनने क्या किया था, इनके तीन वो, एक तो इनके इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी थी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, यहाँ पे बस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिखी है। इकोनॉमिकली आइडियोलॉजी ये थी कि ये इम्प्रूवमेंट चाहते थे, जो ट्रेड वगैरह होती है, ये फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते थे कि कोई भी बंदा अपने कोई भी सामान बेच सके। ठीक है, और ये चाहते थे जो राजा जी बने वो कंसर्न से बने। तो यही कुछ फीचर्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्यूसेप मैगजीनी। ये बंदे जी बहुत भयानक हैं और बहुत कमाल के हैं। ठीक है, इनके थोड़े बहुत बारे में जान लेते हैं। तो ग्यूसेप मैगजीनी जी बहुत कमाल के बंदे थे। ये पता है कहाँ जन्म हुआ था इनका? जीनुआ में हुआ था। आई नो नाम थोड़ा अजीब है शायद, जीनुआ, लिख ही लेता हूँ यार, नाम है जीनुआ, यही नाम है, स्पेलिंग यही है। ठीक है, हो सकता है ये यही स्पेलिंग है। 1807 में जन्म हुआ था, और एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, और कह सकते हैं कि इनने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करा था। इनने इनने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी एक सेमिनरी में। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने और दो सीक्रेट सोसाइटीज लॉन्च करी थी, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, इनने 1848 इन्हें 1831 में रेवोल्यूशन भी करी थी इटली की यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन बहुत गंदी वाली इनकी बेइज्जती हो गई थी जब इनकी रेवोल्यूशन फेल हुई थी। और यही बात है। और जो, अगर तुम्हें तब भी कम लगे तो ये भी लिख देना कि मैटरनिक चाचा जो थे वो, जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैटरनिक चाचा जी ग्यूसे मैगजीनी को समाज का सबसे खतरनाक एनिमी मानते थे। तुम ये भी लिख सकते हो अगर ये तुम्हारे दिमाग में कोई पॉइंट ना आ रहे हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, इस चैप्टर में देखो यार, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि देश कैसे आज़ाद हुआ था, क्या स्ट्रगल्स लड़े थे हमारे देश को आज़ाद कराने में।
तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द फेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। स्टार्टिंग कैसे करोगे तुम? रॉयल एक्ट के बारे में लिखोगे कि रॉयल एक्ट कुछ ऐसा ऐसा था। ठीक है। रॉयल एक्ट के कारण है ना, लोगों के पास कह सकते हैं उन्हें जेल में डाल देते थे, तो फिर लोग वायलेंट हो गए, और जब लोग वायलेंट हो गए तो अ, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ डाल दिया। फिर तुम मार्शल लॉ के बारे में लिखना कि मार्शल लॉ में, अच्छा इसमें इंसिडेंट बोला है। अच्छा, मुझे मुझे लगा ये बोल रहे कि ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट से पहले क्या हुआ था। नहीं नहीं, लेकिन तब भी बता देता हूँ मार्शल लॉ क्या था कि बेसिकली, अब यहाँ से स्टार्टिंग मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। मार्शल लॉ से पहले तुम लिखना मार्शल लॉ क्या है। रॉयल एक्ट लिखना कंपलसरी नहीं है, तुम लिख देना मार्शल लॉ क्या था, जिसमें पावर्स दी गई थी मिलिट्री को, और इसमें दो से ज़्यादा, मतलब कह सकते तीन चार से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ठीक है, मार्शल लॉ की डेफिनेशन लिख दी। तब तुम लिखना है इंसिडेंट के बारे में कि 13 अप्रैल को 1990s में, 1919 में लोग अपने वैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, और उन्हें पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है। देन जनरल डायर आया अपनी आर्मी के साथ। उस एक ही दरवाज़ा था जिसको उसने ब्लॉक करा दिया, और फिर उसने अपने आर्मी के उसने अपनी सोल्जर्स से उन सबको शूट करने को बोला, और फिर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मर गए बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ। ठीक है, ये यहीं यही इस इधर लिखा हुआ है। और इसके बाद का लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि मार्शल लॉ के बाद लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, लड़ रहे थे। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस इंसिडेंट बोला है। अगर 5 नंबर में आए तो डिटेल में लिख लेना, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। देखो, रॉयल एक्ट क्या था कि इसमें शक के आधार पे भी लोगों को 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं, और 2 साल बाद ही उनकी कार्रवाई होगी। मतलब बंदा, तुम 2 साल जेल में चले जाओ कि भले ही तुमने किसी की भैंस भी चुरा ली हो, तो भी, भले ही तुमने चुराई भी ना हो किसी की भैंस, लेकिन वो बंदा बोलेगी उसने मेरी भैंस चुरा ली। ठीक है, तो फिर तुम 2 साल तक जेल में रुक गए। फिर काउंसलिंग के बाद पता चला कि अरे, भैंस तो किसी और ने चुराई थी। फिर अंग्रेज भी लाइक सॉरी। तो यही था रॉयल एक्ट। ठीक है, आई नो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही मजाक में ले लिया। तो रॉयल एक्ट यही था कि उसमें शक के आधार पे भी किसी को भी जेल में डाल देते थे। तो ये एक्ट भी बेकार था। इंडियंस ने मना भी किया था जब है ना ये एक्ट पास हो रहा था ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में। तो इंडियंस ने बोला कि ये एक्ट लाओगे तो हम इंडियंस के साथ तो कह सकते हैं धोखाबाजी होगी, लेकिन अंग्रेज़ माने नहीं। तो फिर रैलीज ऑर्गेनाइज हो गई। फिर कह सकते हैं कि रॉयल एक्ट के खिलाफ कि हमें एक्ट नहीं चाहिए। लोगों ने है ना रेलवेज वगैरह बंद कर दिए थे। और फिर कह सकते हैं कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल लड़ी थी रॉयल एक्ट के खिलाफ। ठीक है, और फिर जलियांवाला बाग के बारे में तुम लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन हर साल पूछते हैं सीबीएसई में। हर साल किसी ना किसी सेट में आया ही है, और ये क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें है ना कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लग रहा है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। वो चाहते तो धोती को चुन सकते थे, या फिर वो चाहते तो चक्री को चुन सकते थे, या फिर वो चरखा नहीं होता उसको चुन सकते थे सिंबल के तौर पे। उन्हें नमक को क्यों चुना है? उनने अपने फ्लैग में तो चरखा रखा था, लेकिन उनने अपने सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट में नमक को ही क्यों चुना? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसके पीछे कारण ये है कि गांधी जी का मानना था नमक एक ऐसी चीज़ है ना। देखो, सिंपल सी बात है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर बंदा नमक यूज़ करता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं ना हल्दी खाऊंगा, और वो मुस्लिम है तो मिर्च खाएगा। नहीं भाई, देखो, हर बंदे को नमक चाहिए होता है। ठीक है, NaCl बहुत जगह यूज़ होता है। तो इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर नमक के ऊपर रहेगा ना ये मूवमेंट, तो मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर कोई इससे कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और गांधी जी क्या चाहते थे, वो एकोमोडेट करना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम को, ताकि उन्हें है ना कह सकते हैं कि ताकि वो एक कह सकते हैं बड़ी ऑडियंस क्रिएट कर सके। जब बड़ी ऑडियंस होगी ना तो अंग्रेज लोग फिर डरेंगे भी उनसे। ठीक है,
फिर तुम ये लिख देना कि काहे को इनने एंड सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट शुरू किया था, डांडी मार्च, क्यों? क्योंकि उन्होंने 31 जनवरी को प्यारे लॉर्ड इरविन जी को चिट्ठी लिखी थी। अब लॉर्ड इरविन जी ने उनकी बात को हल्के में ले लिया कि अरे गांधी जी, हम नहीं बढ़ा रहे टैक्स, क्या कर लोगे? तो गांधी जी ने बोला, अच्छा बेटा, हमसे चालाकी, रुक, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और फिर उनने वही एनसीडी सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट शुरू कर दी थी। उनने अपने स्टार्टिंग में 78 लोग वॉलेंटियर्स को चुना था, फिर बाद में और लोग जुड़ते गए और ऐसे करके फिर उनने डांडी मार्च करी। ठीक है, वो 240 माइल तक चले थे। 24 दिन का ये उनका सफ़र था। तो यही चीज़ तुम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीजेंट्स इन अवध किसान सभा, सॉरी अवध इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, कि जो पीजेंट्स थे अवध के, उनने क्या करा था। तो सबसे पहले तुम स्टार्टिंग में लिखना बाबा रामचंद्र के बारे में, कि जो अवध पीजेंट्स थे उनको लीड किसने करा था? बाबा रामचंद्र जी ने करा था। क्यों? क्योंकि बाबा रामचंद्र जी कौन थे? ये एक बैगर थे। बैगर मतलब वो जिनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता हो, या ज़बरदस्ती कहीं भी ले जाके काम कराएं। तो ये एक बैगर थे, इनको अंग्रेज़ फिजी लेके गए थे और वहाँ पे काम कराया था। ठीक है, फिर तुम बाद में लिख देना कि जो कह सकते हैं जो पीजेंट्स थे ना, वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा लैंड ओनर्स, तौलकदार, इन सब से नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि तौलकदार टैक्स वगैरह लेते थे ज़्यादा, और कह सकते हैं जीना मुश्किल कर दिया था तौलकदारों ने, लैंड ऑन लॉर्ड्स ने। ठीक है, बहुत परेशान करते थे, क्योंकि इनके पास कुछ होता नहीं था पीजेंट्स के पास। ठीक है, और कह सकते हैं कि पीजेंट्स जो थे उनको बिना किसी, वही बैगर की बात है कि उनको पैसे भी नहीं देते थे और उनसे काम भी बहुत ज़्यादा कराते थे। और बाबा रामचंद्र जी के साथ भी यही होता था, उनको पैसे नहीं मिलते थे तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। तो बस इसलिए वो क्या करते कि जो किसान लोग थे उनने बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, उनने बाज़ारों को लूटा और कह सकते हैं लैंड ओनर्स के घर पे भी हमला कर दिया। ठीक है, इसीलिए फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि अगर पीजेंट्स ही ऐसे लड़ाई करेंगे, अगर वही हमारे सपोर्ट में नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो भारत की तब किसान वगैरह ही थे यार, क्योंकि उस टाइम पे भारत इतना ग्रोथ भी नहीं कर रहा था। तो इसीलिए उनने ना बाबा रामचंद्र जी के साथ अवध किसान सभा का आयोजन किया। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तुम इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए ना भाई, देखो बाबा रामचंद्र जी के बारे में मत ही नहीं लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी बहुत नाराज़ हो जाएगा। तुम्हें उसको खुश करना है, इनके बारे में लिखना, इनकी जर्नी के बारे में लिखना। और फिर तुम्हें पता ही है कि किसान लोगों को जो वो होते हैं, उन्हें बड़े लोग पसंद नहीं होते, जो लैंड ओनर्स थे उन्हें पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि जीना मुश्किल कर रखा था, टैक्स ज़्यादा देते, मतलब वो जिस ज़मीन पे काम करते थे ना तो वहाँ पे दिक्कतें करते थे, मतलब उनको उतने पैसे नहीं देते थे। ठीक है, और काम भी बहुत ज़्यादा कराते थे। ठीक है, और मैं जो कह रहा था ना टैक्स लेते थे, वो टैक्स मतलब वो पैसा ही था जो तौलकदार लेते थे, मतलब हाँ। ठीक है, और फिर बात करें नॉन कॉरपोरेशन की, तो नॉन कॉरपोरेशन धीरे धीरे स्लो क्यों पड़ गया था? तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक सेकंड मेरे को पढ़ लूँ, मैंने सही पढ़ा है कि हाँ, द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मैं कह रहा था ना रेवेन्यू कम करें। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स टैक्स बोल रहा है, रेवेन्यू की कह रहा था मैं, रेवेन्यू। ठीक है, तो जो नॉन कॉरपोरेशन है वो धीरे धीरे शहरों में क्यों छोटा पड़ गया? देखो, इसके पीछे सबसे सिंपल कारण है, गांधी जी का प्लान बढ़िया था पर उनके पास बैकअप प्लान नहीं था। गांधी जी का आइडिया तो बढ़िया था, लेकिन भैया गांधी जी उस टाइम पे सोचते कि गांधी जी थोड़ा तो लॉजिक लगाते। आपकी आपने बोला कि ठीक है, हम लोग है ना देश को कह सकते हैं कि आज़ाद करा, हम अ, अंग्रेज़ों के सारे काम छोड़ देंगे। अगर गांधी जी, अगर हम अंग्रेज़ों के सारे काम छोड़ देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? यही यही
हाल था शहरों के लोगों का, जिनने है ना अपने नौकरियां छोड़ दी थी, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था। तो उनके दिमाग में तो यही प्रश्न था कि अगर हमने गांधी जी के सारे काम, अगर हमने अंग्रेज़ों के सारे काम त्याग दिए तो हम क्या करेंगे भाई। उन्हें भी अपना परिवार पालना था, तो वो दोबारा फिर अपने काम पे आने लग गए थे। वो जब काम पे आए, मालिक जी ने बहुत डांटा कि हैं तुम लोग क्या करते हो, ये हैं कभी भी ऐसे गेम में चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेल रहा। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि खाद ही बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब तुम खुद बताओ, तुम एक मिडिल क्लास हो, एक तरफ तुम्हें 200 की टी शर्ट मिल रही है, दूसरी तरफ तुम्हें 2000 की टी शर्ट मिल रही है, तो तुम 200 की टी शर्ट ही तो लोगे। अगर तुम ऐसे 2000 की टी शर्ट लेने लग गए तो तुम्हारी सैलरी का मेजोरिटी पार्ट तो कपड़े लेने में चला जाएगा। फिर तुम सेविंग कैसे करोगे हैं, फिर आगे कैसे अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी जियोगे। तो इसीलिए ये एक कारण था। ठीक है। और यही सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये फेल इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी के पास खुद के इंस्टीट्यूशन वगैरह ज़्यादा थे नहीं, या फिर कह सकते थे ही नहीं बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। मैंने बताया था ना, प्री मॉडल वर्ल्ड से हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर ही बच्चा है यार। इससे सीबीएसई 5 नंबर के क्वेश्चन क्या ही पूछ लेगी। वो बस पूछेगी सिल्क रूट के बारे में, बस। या तो सिल्क रूट के बारे में या तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में, बस इतना ही पूछेगी वो। तो अब हमें बताना है सिल्क रूट खुद क्या है। मैंने क्या बताया था जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था, सिल्क रूट एक हिस्टोरिकल रूट है जिसमें चाइना अपने कह सकते हैं चीज़ ट्रेड के लिए यूज़ करती थी ये रूट। ठीक है। चाइना अपना सिल्क पूरी दुनिया में फैलाती थी, अपनी पोइट्री पूरी दुनिया में फैलाती थी। ऐसी इंडिया जो था वो अपना कॉटन पूरी दुनिया में फैलाता, अपने मसाले पूरी दुनिया में फैलाता। और यूरोप भी खाली नहीं बैठता कि वो चाइना से सिल्क ले लिया, इंडिया से मसाले ले लिया और उनको थैंक यू बोल दिया। नहीं, यूरोप तथा अपनी अशर्फियाँ, अपने सोने, अपने सिल्वर, अपने गोल्ड, ये सब पूरी दुनिया में फैलाता था। ठीक है। और यही चीज़ें लिखी हुई हैं, डी डिस्कवर ओवर द लैंड। ये स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि हिस्टोरियन डिस्कवर सेवरल सिल्क रूट ओवर लैंड बाय द सी। वो लैंड क्या, सी से भी ट्रैवल करते थे, जहाज वगैरह से ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। और फिर ये बताया कि चाइना अपनी चीज़ों को ज़्यादा, मतलब अपनी पोइट्री को, अपनी सिल्क को ज़्यादा फैलाता था। इंडिया वाले तो स्पाइसेस वगैरह को फैलाते थे। यही सब है। और जो ट्रेड थे वो बस अपने साथ अपना थैला लेके नहीं जाते थे, वो अपनी वैल्यूज, अपने जर्म्स, अपनी डिजीजेस, अपनी खोज, इन्वेंशन और अपने धर्म वगैरह को लेके जाते थे। ठीक है। ऐसे ही जो बुद्धिज़्म थे ना, बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, वो भी अपने धर्म को फैलाने, क्योंकि उस टाइम पे लोगों का मानना था कि धर्म अगर चारों तरफ फैलाएंगे ना तो उनका धर्म की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा लोगों का मानना था। इसलिए कह सकते हैं कि हर जगह दुनिया भर के धर्म को फैलाने के लिए जो प्रचारक थे, जिनको हम मिशनरीज कहते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का यूज़ करते थे। ठीक है। एक्सप्लेन द रीज़न हाउ द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड मूव्स टू चाइना टू यूरोप। ये शायद टॉपिक डिलीटेड है तो इस पे हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। मैंने, हाँ, ये वाला चीज़ डिलीटेड नहीं है कि फूड कैसे ट्रैवल करता था। क्वेश्चन को पढ़ा, बच्चे घबरा जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कीवर्ड देखो। ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, फूड। दूसरा कीवर्ड क्या है, कल्चरल एक्सचेंज। तो समझ जाना, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के फूड एक्सचेंज की बात हो रही है कि कैसे फूड एक्सचेंज होता था। मैं हर क्वेश्चन में चीज तुम्हें आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तुम बस कीवर्ड से आंसर बना बना के लिख सकते हो। ठीक है। तो इसमें यही लिखना है कि कैसे फूड ट्रैवल होता था पूरी दुनिया में। ठीक है। तो तुम लिख देना कि अमेरिका जब डिस्कवर हुआ था तो उसके मेज, पटैटो, टमाटो, सोया, ये सब ट्रेड होते थे। ऐसी बात करें जब चाइना के नूडल्स जब है ना कहाँ थे, एशिया गए, तो वहाँ एशिया गए थे या कहीं ना कहीं तो गए थे, तो ये स्पैगेटीज बन गए। ठीक है। एशिया गए थे शायद। ऐसी अरब का पास्ता जब इटली गया तो वो वहीं का हो गया, इसलिए लोग इटली का पास्ता ज़्यादा करते हैं। दगाबाज पास्ता। ऐसी हर जगह यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं इन सब में। ठीक है। इंडिया वगैरह जो चीज़ें हमें लगता है ना कि अरे ये तो हमारे भारत में ही आई होगी, वो भारत की नहीं है रे।
बहुत सी चीज़ें हमारे दूसरे देशों की थी, जैसे पटैटो हो गया। हम इंडियंस इतने पटैटो खाते हैं ना, इतना आलू खाते हैं ना, कि हर मोस्ट ऑफ द इंडियंस को यही लगता है कि आलू तो हमारे भारत से ही आया होगा यार, लेकिन नहीं, वो अमेरिका से आया है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं इन पांचों पॉइंट्स में, तुम पढ़ लेना। ठीक है। अब हम आए हैं सबसे प्यारे चैप्टर में, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो मुझे लगता था ना जब मैं 10th में था एसएसटी में, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, द इम्पीरियल स्टेट। अब देखो, पेपर में मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, पर मैं एक ट्रिक यूज करूंगा जो कि है कीवर्ड फाइंड करो। अब इस वर्ड को पढ़ो, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना। अब देखो, चाइना मुझे कीवर्ड दिख रहा है तो इसको मैं कर लेता हूँ मार्क। चाइना वॉज द मेजर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी बढ़िया है, इसको भी मार्क कर लेता हूँ। एंड मटेरियल, अब इन तीनों वर्डों को पढ़ो, मेजर प्रोड्यूसर, चाइना एंड मटेरियल। क्या बता रहे हैं कि चाइना में प्रिंट प्रोड्यूस होता था, तो इसी को एलाबोरेट करना है। तो बस तुम बस इतना लिख देना कि चाइना में प्रिंटिंग मटेरियल्स क्यों प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि उन्हें अपना सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होता था। ठीक है, और तुम ये लिख सकते हो कि चाइना में क्या क्या चीज़ें प्रिंट होती थी, अकॉर्डियन बुक्स प्रिंट होती थी। फिर तुम लिख देना कि चाइना में कैसे लोग प्रिंट को दूसरे देशों में लेके गए। तो बस यही सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है। तुम ये भी लिख सकते हो कि चाइना की औरतें वगैरह भी ज़्यादा पढ़ती लिखती थी, तो इसलिए भी बुक्स की कलेक्शन ज़्यादा चाहिए थी। उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा थी, जो रीडिंग शिप थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आया व्हाट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती थी? बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट हम इंडियन ज़्यादा यूज़ करते थे। वैसे अगर तुम पढ़ोगे ना प्रिंट कम इन इंडिया, तो इंडियंस लोग मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ करते थे। वही कह सकते हैं, जो वो कह सकते थे, वो पत्ते जो होते थे ना, मतलब वो कोई ट्री है उसके जो पत्ते होते ना उस पर हम लिखते थे। ठीक है, उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ट्री पाम लीव्स उस पर लिखते थे। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो बहुत ज़्यादा फर्जाइल होती थी। ठीक है, और इसलिए उसको हम कहीं ले जा नहीं सकते थे। ठीक है, और लोगों की राइटिंगें बदलती रहती थी तो हम ज़्यादा इजीली पढ़ नहीं पाते थे। तो यही सारी चीज़ें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ गुटेनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम ऑफ 1448। कि देखो, पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन बोला है, अब तुम्हें नहीं पता कि 1448 में क्या हुआ था, पर तुम्हें इतना तो पता है जोहन गुटेनबर्ग ने क्या किया था, और यहाँ पे परफेक्ट लिखा है तो तुम समझ जाना उसने जो काम किया उसको परफेक्ट कब किया था, यही बोला गया है। तो बस तुम्हें एक बात पता चल गई कि जोहन गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो परफेक्ट हुई थी 1448 में। अब कैसे की हुई थी ये तो तुम्हें पता ही है कि जोहन गुटेनबर्ग, पहले स्टार्टिंग लिखना, जोहन गुटेनबर्ग कौन था? वो कह सकते हैं मर्चेंट का बेटा था, मर्चेंट, हाँ। और कह सकते हैं कि वो अमीर था तो उसके पास ऑलिव प्रेस थी। फिर वो बड़ा हुआ तो उसने मास्टर करी थी पॉलिशिंग स्टोन्स में, और फिर वो आगे जाके एक बड़ा गोल्ड स्मिथ भी बना था। और फिर कह सकते हैं जो जोहन गुटेनबर्ग था उसने मोल्ड्स का यूज़ किया था एज अ लेटर्स, और उसने फिर अपनी उस ऑलिव प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट कर दिया था। उसकी पहली बुक कौन सी थी? बाइबल थी। ठीक है, और बस यही चीज़ें तुम्हें लिखनी है। उसने फिर 180 कॉपियाँ बनाई थी 3 साल में। ये चीज़ें तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी, इस ये चीज़ों को तुम बार बार पढ़ोगे ना। देखो, एसएसटी में चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, तुम बस इन चीज़ों को बार बार पढ़ो। मेरे को कसम से मैं बता रहा हूँ ना, ये इस चैप्टर को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, इसका एक फैक्ट याद नहीं होता था मुझे। क्यों? क्योंकि मैं रटता रहता था। पहले मैं बुक नोट्स लेता था और बस डेली आधा एक घंटा इस चैप्टर को रटता था। फिर एक दो हफ्ते बाद सोचता कि अरे यार ये चैप्टर तो यार भूल गया मैं, नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैं चैप्टर्स को पढ़ता था, रीडिंग करता था। मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग कम से कम बहुत बार मारी इस चैप्टर की। फिर ऑटोमेटिकली मेरे को वो चीज़ें याद होने लग गई, क्योंकि मैं ट्रांसलेटर लेके बैठता था कि आज इस वर्ड का मतलब क्या है, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था, उस टॉपिक को बार बार मैं देखता था। ठीक है, और फिर मैं क्या करता था कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैं आंखें बंद करके रिवाइज करने लगता था कि क्या है वो टॉपिक। बच्चे पता है क्या, एकदम मूवी जैसा देखते हैं कि हाँ लेक्चर तो देख रहे हैं, दिमाग में जा कुछ नहीं रहा है।
तो भैया जब सर कोई टॉपिक बता रहे हो तो बस जैसे टॉपिक खत्म हो जाए आंखें बंद करके रिकॉल करो क्या टॉपिक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो। तो यही चीज़ थी, ठीक है। आई नो थोड़ी ज़्यादा ही बातें हो गई। तो यही चीज़ें तुम लिख लेना, 180 कॉपियाँ प्रिंट हुई थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शायद पार्ट्स में पढ़ते हैं कि इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिंट ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। और दूसरा पार्ट है टू एक्सट्रेस डू यू एग्री द साइंटिफिक आइडियाज़, ठीक है। और फिर तीसरा पार्ट है टू व्हाट प्रिंट कल्चर कंडीशंस टू क्रिएट फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, इसमें यही बोला गया है कि प्रिंटिंग के कारण क्या क्या चीज़ें हुई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हुई थी। पहला पार्ट तो ये है जिसमें बताया गया है कि प्रिंट के कारण ट्रांस आइडियाज़ का कैसे ट्रांसमिशन हुआ था। तो तुम लिख सकते हो कि हाँ, तुम सिंपल सा लिख सकते हो कि प्रोटेस्टेंट की रिफॉर्मेशन हुई थी। मार्टिन लूथर जी के बारे में लिख सकते हो, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड क्या था, आइडियाज़ एंड कल्चर। तो तुम्हें लिखना है प्रिंटिंग से कैसे आइडियाज़ आए थे, कल्चर हुआ था। तो मार्टिन लूथर जी का नाम लिख लेना, उनकी 95 थीसिस के बारे में लिख लेना बस। और फिर दूसरा है कि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, यही है ना। अच्छा, इसमें बोला गया है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में। तो तुम सिंपल सा लिख देना कि आइजैक न्यूटन जी की डिस्कवरीज, वोल्टेज, जेन रेशियो, ये सब जो थे इनकी डिस्कवरीज के बारे में भी प्रिंटिंग में आता था, ठीक है। ये चीज़ें तुम लिख सकते हो क्योंकि चैप्टर में एनसीईआरटी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुम्हें वैसे याद हो जाएगा। और फिर प्रिंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे आया, तो सिंपल सी बात है कि लोगों के अंदर थिंकिंग की एबिलिटी जनरेट हुई थी। वो लोग कार्टून्स, कैरिएचर का यूज़ करते थे जो दिखाते थे राजा के कितने मज़े हैं और जनता यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और कुछ ऐसे भी राइटर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा लिखते थे, जैसे तुम वॉल्टेयर का नाम लिख सकते हो, रोसियो का नाम लिख सकते हो, जिनने प्रिंट कल्चर के लिए बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। और लोगों के आइडियाज़, और लोग डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ राजा जी तो हमारा हमें हमारा हमारा काट रहे हैं ना, मतलब हमें काट रहे हैं ना, मतलब हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। लोग कहते थे हाँ हाँ राजा जी तो बेकार कर रहे हैं, उनको मारते हैं। ऐसे करके लोग प्लानिंग करते थे, डिबेट डिस्कशन होता था। यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तुम यही सब लिख लेना। अब बात करते हैं, ठीक है। गिव एनी 3 रीज़न फेवरिंग शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। देखो, लोग हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में क्यों जा रहे थे। सबसे पहली तो थी लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, उन्हें पैसा चाहिए। मतलब पहली बात तुम्हें पता है ना कि हाथ से लिखने में कितना टाइम लगता था, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, मैकेनिकल प्रिंटिंग पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि पहली बार पढ़ने पढ़ने वाली ऑडियंस ज़्यादा थी और फिर टाइम ज़्यादा लगता था हाथ से लिखने में। और तीसरी चीज़ जो थी ना कि उनकी स्टडी मटेरियल्स बढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, महिलाएं भी पढ़ रही थी, लिख रही थी। तो कह सकते पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। यही सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए शंघाई को हब बोला गया था प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि नॉट एवरीबडी वेलकम टू द प्रिंट बुक्स एंड दोस ऑल्सो फियर हैड अबाउट इट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने बताया है कि पढ़ो, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क करो। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट फॉर एवरीवन, वेलकम, ये वेलकम को मार्क करो। प्रिंटिंग प्रेस हुज दोज डिड, फियर को मार्क करो। अब इससे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो कि प्रिंटिंग बुक्स है, फियर है, एवरीवन को वेलकम नहीं कर रहे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से किसको डर लग रहा था। तो तुम लिख सकते हो कि अरे हाँ उस टाइम के जो मोनार्क थे, जो राजा वगैरह थे, वो इसको कह सकते डर रहे थे प्रिंटिंग प्रेस से, क्योंकि लोगों को पता चल रहा था कि ये राजा जी तो हमें पागल बना रहे हैं। तो बस यही हो गया आंसर, इसको बना बना के लिख देना 3 पॉइंट्स में। देखा, एसएसटी में तुम्हें कुछ आए या ना आए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क करना चाहिए, समझ गए। और उससे खुद और उससे ही एक क्वेश्चन बना दो और वो क्वेश्चन का फिर आंसर तुम्हें 100% आएगा, ठीक है।
By the 19th century, a new visual culture took shape in India. तो बस यू कैन लिख सकते हो कि राजा रवि वर्मा जी की इमेजें भी बनती थी 1810 में। कह सकते हैं कि ये रामचरितमानस की भी कॉपी आई थी, ठीक है, जो कि कोलकाता में हुई थी। फिर तुम लिख सकते हो महिलाएं भी लिखती थी, जैसे यशवंतरी देवी जी ने अपनी बुक लिखी थी अमर जवान, जो कि 1876 में लिखी थी। फिर ऐसे ही हाँ, मुस्लिम लोग भी लिखते थे। दो पर्शियन न्यूज़पेपर आए थे, जन्मे जहान और शमशुल अख्तर। फिर राम मोहन रॉय ने भी अपनी बुक लिखी थी अबाउट द ऑर्थोडॉक्स, उनकी बुक, ठीक है, संवाद कॉमेडी बुक का नाम था। ऐसे ही कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम के ऊपर लिखी गई थी बुक, जिसको उन्होंने लिखी थी ज्योतिबा फूले ने, गुलामगिरी थी। ऐसी कॉटन मिल वर्कर्स ने भी अपनी बुक लिखी थी, ठीक है। ये डिस्कवरीज है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी बुक लिखी थी कितने, कांची बाबा ने, क्या नाम था, बड़े छोटे का सवाल। तो यही बात है, ये चीज़ें तुम लिख सकते हो कि प्रिंटिंग का बहुत जगह यूज़ हो रहा था, ठीक है। यही सब चीज़ें, चीप कैलेंडर्स वगैरह आते थे, ठीक है, गरीब से गरीब बंदे अपने घर को सजा सकते थे। और ये जो प्रिंट था, जो वो डेवलप्ड हो रहा था मॉडर्निटी के साथ, ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स, हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया यार। तो या हमने सबसे टॉप क्वेश्चंस कर लिए हैं, चैप्टर बहुत इजी था, और ये सारे पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत लल्लू क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।